इस दुनिया में सावित्री के अपने तो हैं, लेकिन सभी सावित्री की जान के पीछे पड़े थे। पता नहीं ये काकी कब मरेगी, मर भी नहीं रही है और हमें वो घर भी नहीं मिल रहा है। सुबह सुबह काकी की मृत्यु मांग रहे हो भगवान से? अरे तो क्या करूं, अकेली बुढ़िया सब कुछ लेकर जो बैठी है। सावित्री की उम्र 70 साल के आसपास थी। उसका पति मर गया था, उसके लिए बड़ा सा घर और बहुत सारी जमीन छोड़कर गया था, और उसी पर बिरजू, मोहन और महेश की नजर थी। सावित्री के अपने बच्चे नहीं थे। बिरजू, मोहन और महेश सावित्री के देवर के बेटे थे। सावित्री हर सुबह नींद से उठती थी और अपने पति को याद करती थी। आप तो शांति से चले गए, लेकिन मुझे इस दर्दनाक दुनिया में छोड़ गए। इससे अच्छा तो आप मुझे सिर्फ एक झोपड़ी में रख कर जाते। कम से कम कोई मेरी मृत्यु का इंतजार तो नहीं करता। सावित्री मन ही मन बहुत दुखी थी। उसके पास इतना पैसा था कि उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन एक डर उसे हमेशा सताता था। मेरे तीनों भतीजे मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं। इस उम्र में मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। सावित्री बैठकर यही सब सोचती रहती है। उधर बिरजू, मोहन और महेश तीनों भाई बैठकर प्लान बनाने लगते हैं। कैसे भी करके हमें उस बुढ़िया से जमीन हड़पनी ही होगी। लेकिन कैसे भैया, वो खुद से तो हमें जमीन देगी नहीं। अरे बुढ़िया को मार देते हैं। तभी बिरजू की पत्नी रत्ना आई और उसने कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोग का? पुलिस को पता लग गया तो पूरा जीवन जेल में सड़ोगे तुम लोग। तो आपके पास कोई ठोस प्लान है क्या भाभी? हाँ है ना। सुनो, बुढ़िया पढ़ना लिखना नहीं जानती है। तुम लोग जमीन का कागज बुढ़िया के पास ले जाओ और उससे कहो। रत्ना ने एक प्लान बताया। प्लान के मुताबिक बिरजू, मोहन और महेश जमीन के कागज लेकर सावित्री के पास गए। कैसे हो काकी, सब कुछ चंगा है कि नहीं? तीनों को एक साथ देखकर सावित्री ने सोचा, आ गए तीनों बदमाश एक साथ। अरे जवाब क्यों नहीं दे रही हो काकी, हम सब आपके अपने ही तो है। ऐसे अपनों से तो पराये अच्छे हैं। अरे काकी ऐसा क्यों बोल रही हो, हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं। चलो छोड़ो, हम एक जरूरी काम से आए थे। कौन सा काम? गांव में नई सड़क बनने वाली है काकी। पक्की सड़क बन जाएगी तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। उसी के लिए आपके दस्तखत चाहिए। सावित्री भावनाओं में बह गई। गांव में पक्की सड़क नहीं है, सड़क बन जाएगी तो सबका फायदा होगा। उसने कहा, लेकिन मुझे तो दस्तखत करना नहीं आता है। अरे तो अंगूठा लगा दो, उसमें दिक्कत क्या है? सावित्री ने खुशी खुशी कागज पर अंगूठा लगा दिया। तीनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने सावित्री के भोलेपन का फायदा उठा लिया। तीनों बाहर चले आए और खुशी के मारे हंसते हुए बोले, अरे बुढ़िया तो एक ही बार में राजी हो गई, ज्यादा मशक्कत भी नहीं करना पड़ा। बिरजू के हाथ में वो कागज था और तभी उसके ऊपर से एक पंछी उड़ते हुए जा रही थी। उस पंछी ने कागज के ऊपर पोटी कर दी। सावित्री ने जहाँ पर अंगूठा लगाया था वहीं पर पंछी की पोटी गिरी और सब कुछ खराब हो गया। अरे यार, ये क्या हुआ? पंछी ने तो पूरा सत्यानाश कर दिया। आज पंछी ने सावित्री को बाल बाल बचा लिया, लेकिन कब तक सावित्री बच पाती? उसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। अगले दिन सावित्री बाजार गई और सब्जियां खरीदने के बाद वो अचानक से जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक 25 साल की लड़की सावित्री के पास आई और उसे जमीन से उठाया। आप ठीक तो है ना माँ जी? हाँ बेटी ठीक हूँ, वो सर थोड़ा चकरा गया था। आप अकेले क्यों आई है बाजार में? किसी और को भेज देती। कोई होगा तब ना। ठीक है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। अंकिता सावित्री के साथ घर आई। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं, मैं भी काम कर रही हूँ। मैं एक वकील हूँ। वकील? वाह, अच्छे काम करते रहना बेटी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कोर्ट जाना है। अंकिता चली गई। सावित्री ने मन ही मन सोचा, आजकल की लड़कियाँ कितनी पढ़ी लिखी हैं। काश मैं भी इतनी पढ़ी लिखी होती। उधर तीनों भाई बैठकर फिर से प्लान बना रहे थे। रत्ना ने बिरजू से कहा, आपसे ना एक भी काम ठीक से नहीं होता है, सारा प्लान चौपट हो गया। अरे तो क्या हुआ, हम फिर से जाते हैं बुढ़िया के पास और अंगूठे का छाप लेकर चले आते हैं। नहीं, बुढ़िया पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो बहुत शातिर है। बार बार जाने से वो समझ जाएगी। तो फिर क्या करें? कुछ प्लान बताओ रत्ना। सुनो, बुढ़िया 9 बजे सो जाती है। तुम लोग चुपके से अंदर घुसो और चुपचाप अंगूठे का छाप लेकर आओ। रात को 9 बजे सावित्री सो गई और तभी तीनों भाई चुपके से अंदर घुसे। सावित्री गहरी नींद में थी। बिरजू ने कागज पर उसका अंगूठा लगा दिया और फिर तीनों लौट गए।
अगले दिन सुबह सावित्री नींद से उठी और सूरज नमस्कार करने लगी। तभी वहाँ तीनों आ गए। अरे काकी, ये सब बाद में होगा, पहले आप अपना सब कुछ ले लो। ले लो मतलब? लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे घर के बाहर, ये घर, ये जमीन, सब कुछ हमारा है। तीनों ने सावित्री को घर से निकाल दिया। सावित्री रोते हुए रास्ते पर भटकने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? जिसका डर था वही हुआ। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी? सावित्री इधर उधर भटकती रह गई। कुछ दिन तक उसे खाना नहीं मिला। वो मरने की कगार पर आ गई। उधर तीनों भाई बहुत मस्ती में थे। अब सब कुछ उन लोगों का था। इतने दिनों के बाद वो तीनों सब कुछ हड़प चुके थे। रत्ना ने कहा, बस अब कोई टेंशन नहीं है, बुढ़िया कुछ ही दिनों में मर जाएगी। लेकिन बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। वो कहते हैं ना, जाको राखी साइया मार सकी ना कोई। बुढ़िया खाली पेट फुटपाथ में पड़ी हुई थी। उसी वक्त वहाँ से अंकिता जा रही थी। उसने सावित्री को देख लिया। अरे ये तो वही माँ जी है। माँ जी, अरे वो माँ जी, आप यहाँ ऐसे क्यों सोई हुई हैं? और क्या कहूँ बेटी, मेरे भतीजों ने सब कुछ हड़प लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? लेकिन कैसे? आपने जमीन के कागजात पे दस्तखत क्यों किए? दस्तखत नहीं किया, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है, मैंने तो अंगूठा लगाया था। उन लोगों ने उसी का फायदा उठाया। आप मेरे साथ चलिए। अंकिता सावित्री को लेकर अपने घर गई। उसे खिलाया, नहलाया और फिर कहा, आपको आपका घर चाहिए या नहीं? हाँ बेटी, मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए और उसके साथ इन शैतानों को सबक भी सिखाना है। उसके लिए आपको पढ़ना लिखना सीखना होगा, नहीं तो वो लोग आपको फिर से ठग लेंगे। मैं वकील हूँ माँ जी, मैं आपका केस लड़ सकती हूँ और आपको पढ़ना लिखना भी सिखा सकती हूँ। सावित्री बहुत खुश हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बेटी, इस दुनिया में आज भी तेरे जैसे अच्छे इंसान हैं, इसीलिए ये दुनिया आज भी टिकी हुई है। क्या माँ जी, मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ। एक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हूँ। आपको देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ नजर आती है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अंकिता ने सावित्री को एक स्कूल में भर्ती करवा दिया। सावित्री पढ़ने लिखने लगी। कुछ ही महीनों में वो पढ़ना लिखना सीख गई और अपने भतीजों पर केस ठोक दिया। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था बुढ़िया मर गई है, लेकिन इसने तो हमारे ऊपर केस कर दिया। बुढ़िया पढ़ना लिखना कैसे सीख गई? वो लोग भूल गए थे कि भगवान सबके साथ इंसाफ ही करते हैं और पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। जबरदस्ती जमीन हड़पने के केस में वो चारों हार गए और चारों को 20 साल के कारावास हो गया। सावित्री को सब कुछ वापस मिल गया। वो अपने घर लौट आई। माँ जी, अब आपको सब कुछ मिल गया है, अब मैं चलती हूँ। हेलो, पाइल्स ऑपरेशन से मुक्ति पाना चाहते हैं या ऑपरेशन के बाद भी आपको बवासीर तकलीफ बनी हुई है? आपके लिए लेकर आए हैं दवाई द्वारा अचूक इलाज। उसकी तकलीफ के लिए कॉल करें। सभी प्रकार के पाइल्स, बवासीर, मस्से, सभी दूर से निराश व्यक्ति हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 9300041604। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल की अपडेट आपको मिलती रहे। बेटी, कहाँ जाएगी तू? तू तो मेरी बेटी है। देख, मेरी कोई बेटी नहीं है और तेरी माँ नहीं है। आज से तू ही मेरी बेटी है। मैं तुझे गोद लेती हूँ। आज से तू मेरे पास ही रहेगी। माँ। अंकिता ने सावित्री को गले लगा लिया। उसे माँ मिल गई और सावित्री को बेटी मिल गई। सावित्री ने विल बनाया और अपना सब कुछ अंकिता के नाम कर दिया और उसके बाद माँ बेटी उसी घर में खुशी खुशी रहने लगी। हरिहर बाजार से घर लौटता है। घर लौटते ही उसकी बहू शांता कहती है, कितने पैसे बचे हैं, लौटाइए मुझे। हरिहर जेब से कुछ पैसे निकालकर शांता को देता है। उन पैसों को गिनकर शांता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। यहाँ तो 10 रुपए कम है। 10 रुपए कहाँ है? कहाँ है 10 रुपए? पता नहीं बहू, दुकानदार ने मुझे जितना लौटाया मैं उतना ही ले आया। झूठ झूठ, आपने चोरी की है ना? ये सुनकर शांता की सास बिमला दौड़ कर आती है। ऐसा मत बोलो बहू, हम पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, इसीलिए दुकानदार ने उसका फायदा उठा लिया होगा। हाँ बहू, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरे सामने ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा।
चोर कहेंगे, 10 रुपए चोरी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपकी तो नियत में ही खोट है। ये बोलकर सांता ने हरिहर को एक लात मार दी। हरिहर गिर पड़ा। बिमला हरिहर को पकड़कर रोने लगी। सांता जब से इस घर में आई है तब से उन दोनों को अत्याचार सहना पड़ रहा है। हरिहर और बिमला ने बड़ी आशा लेकर अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। बिमला, हम दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। हम तो बस खेतों में हल चलाते हैं, लेकिन हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, और हम दोनों को बहुत खुश रखेगा और फिर इसी गांव की एक लड़की से उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन अनिमेष का प्लान कुछ और था। उसे शहर की किसी अमीर आदमी की लड़की से शादी करनी थी। इसीलिए शहर पहुंचते ही वो लड़की की खोज में लग गया और उसी दौरान वो सांता से मिला। सांता का पिता बहुत अमीर था। शहर में उसके पिता के कई बिजनेस थे। ये सब देखकर अनिमेष ने सोचा, सांता अपने माता पिता की इकलौती लड़की है, उससे शादी करूंगा तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। अनिमेष ने सांता को शादी के लिए राजी कर लिया और सांता के पिता के पास जाकर सांता का हाथ मांग लिया। सर, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरा रोल मॉडल है सर। आप मुझसे सांता की शादी करवा दीजिए। ओह, वेल यंग बॉय, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारे माता पिता कैसे होंगे। गांव के गवार, मेरी बेटी वहाँ जाके नहीं रह पाएगी। अरे सर, मेरे असली पिता तो आप हैं, आप ही रहेंगे। सांता को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप निश्चिंत रहिए। सांता के पिता मिस्टर सिंघानिया ने सोचा, ये लड़का गरीब है, ये तो मेरा कुत्ता बन के रहेगा। कुत्ता, मैं जो कहूँगा ये वही करेगा। इसी से सांता की शादी करवा देता हूँ। सिंघानिया ने सांता से अनिमेष की शादी करवा दी। शादी में अनिमेष ने अपने असली माता पिता को बुलाया तक नहीं। अनिमेष सिंघानिया का कुत्ता बन चुका था। शादी के बाद अनिमेष सांता को अपने घर ले आया और आते ही सांता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं? यक, कितने गंदे और गंवार हैं। क्या करे बहू, हम दोनों पढ़ाई लिखाई नहीं जानते ना। क्यों नहीं जानते? आप दोनों ने पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश ही नहीं की। हमारा जीवन तो पेट पालने में ही चला गया बहू। पढ़ाई करने का मौका कहाँ मिला, लेकिन हमने हमारे बेटे को पढ़ाया। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब से मैं इस घर को चलाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ रहने के लिए आप दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो लात मारकर इस घर से निकाल दूंगी। हाँ। ये सुनकर हरिहर और बिमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन अनिमेष ने सांता को कुछ नहीं कहा। इसके बाद सांता हरिहर और बिमला पर अत्याचार करने लगी। उन दोनों से सारा काम करवाने लगी और आज तो उसने हद ही पार कर दी। 10 रुपए के लिए उसने हरिहर को लात मार दिया। हरिहर और बिमला रोने लगे। अनिमेष ने हरिहर से कहा, आप 10 रुपए का हिसाब नहीं रख सकते? आप दोनों को माता पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। वाह रे वाह, हे भगवान, ये आपका कैसा विचार है। बेटे को पढ़ाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और आज बेटा ये सब बोल रहा है। ए नौटंकी, ज्यादा नाटक मत कर। आज रात को घर में पार्टी रखी है मैंने। मेरे दोस्त लोग शहर से आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना होगा और उन्हें सर्व करना होगा। चल तैयारी पर लग जा। हरिहर और बिमला काम पर लग गए। शाम को सांता की सारी सहेलियां आ गई और पार्टी शुरू हो गई। सांता और अनिमेष अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी करने लगे। हरिहर और बिमला नौकरों की तरह लोगों को खाना सर्व करने लगे। चिकन पकौड़ा लेंगे? आप लेंगे? शरबत लीजिए ना, मैंने बनाया है, लीजिए। सांता की एक सहेली का नाम मधु है। मधु ने सांता से पूछा, सांता, ये दोनों तेरे नौकर है क्या? हाँ, कह सकती है। असल में ये मेरे सास और ससुर है। ये सुनकर मधु को बहुत बुरा लगा। अपनी सास ससुर से ये सब करवा दिया सांता, ये तो गलत बात है। मधु अच्छी है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। इसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। बिमला और हरिहर एक के बाद एक खाना लाते हैं। दोनों पसीने से नहा चुके हैं। दोनों का सर चकराने लगता है और उसी वक्त शरबत लाते हुए बिमला एक गेस्ट के ऊपर शरबत गिरा देती है। ये ब्लडी नौकर, काम करना नहीं आता है तुम्हें? ये बोलकर वो बिमला को एक थप्पड़ लगा देती है। सांता बिमला पर गुस्सा हो जाती है। एक काम नहीं होता आप दोनों से। मेरे घर में मेरी सहेली का अपमान किया आपने, गवार कहेंगे। निकल जाइए इस घर से, निकल जाइए। लेकिन ये घर तो हमारा है ना। नहीं, ये घर सांता का है। वो कह रही है तो आप दोनों निकल जाइए। वाह बेटा वाह, जोरू का गुलाम बन गया है तू। ऐसा देख के तेरा सर घूम गया है। याद रखना बेटा,
हम दोनों तेरे माँ बाप हैं। हम तुझे पैदा कर सकते हैं तो तुझसे ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। ये सुनकर सांता जोर जोर से हंसने लगी। तुम दोनों गंवार अनपढ़ पैसे कमाओगे। ठीक है, देख लेना बहू। चलो बिमला। हरी और बिमला को लेकर वहाँ से चला जाता है। अनिमेश बस देखता है, वो कुछ नहीं कहता। मधु को बहुत बुरा लगता है। हरिहर बिमला को लेकर शहर चला जाता है। हम दोनों शहर तो आ गए, लेकिन हम दोनों करेंगे क्या, रहेंगे कहाँ? फुटपाथ में रहेंगे, जूता पॉलिश करेंगे। वो दोनों फुटपाथ में रहने लगे, लोगों के जूते पॉलिश करने लगे। इसी तरह वो दोनों 2 वक्त की रोटी कमाने लगे। कुछ दिन बीत गए। सांता और अनिमेश शहर आए हुए थे और एक दिन वो दोनों मिस्टर सिंघानिया के साथ घूमने निकले थे। मेरा जूता गंदा हो गया है, साफ करवाना होगा। अरे वो रहा जूता साफ करने वाला। गाड़ी रोककर सिंघानिया साहब बाहर निकले और तभी सांता ने हरिहर और बिमला को देखा। आप दोनों यहाँ जूते साफ कर रहे हैं? क्या हुआ तो? हेलो, बहरेपन का संपूर्ण इलाज। क्या आपको और आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है या बहरेपन की समस्या है तो आज ही लें कान की मशीन एवं होम्योपैथिक दवाई मात्र 1600 रुपए में। तो आज ही बुक करें व जीवन का आनंद लें। दवाई हर उम्र के लोगों के लिए। संपर्क करें 9300041604। हमारे चैनल को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। आप मुझसे भी ज्यादा पैसा कमाने वाले थे ना? आपको तो पिताजी कहने में आज भी मुझे शर्म आ रही है। मिस्टर सिंघानिया ही मेरे असली पिता है। दोनों का अपमान करके वो तीनों चले जाते हैं। हरिहर और बिमला रो पड़ते हैं। तभी वहाँ मधु आती है और दोनों को पहचान लेती है। अरे, आप दोनों सांता के सास ससुर हो ना? हाँ बेटी, क्या तुम भी हमारा अपमान करने आई हो? नहीं माँ जी, मुझे आप दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेटी, कुछ काम मिलेगा, मुझे पैसा कमाना है। मुझे अपने बेटे और बहू को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए आप दोनों को पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। मैं यहीं पर बच्चों का स्कूल चलाती हूँ। आप दोनों वहाँ पढ़ने आ जाइए। मैं वहीं पर आप दोनों के रहने और खाने का इंतजाम कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। दोनों स्कूल चले गए और पढ़ने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर वो दोनों हिसाब किताब सीख गए। मधु ने कहा, अब आप दोनों कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं बैंक से कहकर आपको लोन दिला सकती हूँ। मधु ने हरिहर को लोन दिला दिया और हरिहर जी ने शहर में दुकान लगा दी। दुकान से हरिहर और बिमला को बहुत पैसे मिलने लगे और उन पैसों से हरिहर ने और 10 दुकानें खोल ली और इस तरह धीरे धीरे वो दोनों बहुत अमीर हो गए। दूसरी ओर अनिमेश मिस्टर सिंघानिया की कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया अच्छे आदमी नहीं थे। वो सरकार को टैक्स नहीं देते थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और सरकार ने फैक्ट्री बंद करवा दी। अनिमेश की नौकरी चली गई। अनिमेश और सांता रास्ते पर आ गए। ये क्या हो गया? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब हम पेट कैसे पालेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं जूता पॉलिश करूंगा, उसी से पेट पालूंगा। अनिमेश जूता साफ करने लगा। एक दिन वहाँ हरिहर जूता साफ करवाने आया और अनिमेश को देखकर चौंक गया। बेटा, तू जूता साफ कर रहा है? हाँ पिताजी, भाग्य ने शायद मेरे लिए यही लिखा था। देखा बेटा, अपने माँ बाप को सम्मान न देने से क्या होता है। आज मैं करोड़ों रुपए का मालिक हूँ और तू? हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, माँ जी हमसे भूल हो गई। कोई बात नहीं बहू, हम माँ बाप हैं, हम गुस्सा पाल कर नहीं रखते। चलो तुम दोनों, आज से हम एक साथ रहेंगे। मैं एक और दुकान खोल रहा हूँ, वो मैं तुझे दे दूंगा बेटा। पिताजी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और ऐसे ही एक गरीब अंत में जीत गया और अहंकारी अमीर का अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें